एक औरत गांव वालों के साथ कुछ दिन पहले अपने बच्चे को लेकर अघोरी के पास गई। उसके बेटे को पीलिया हो गया था। झाड़ा लगवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया। इस बात से गांव वालों के मन में संकोच और शक पैदा हो गया। अघोरी ने नाटक करते हुए कहा, ओम ह्रीं क्लीं हुम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस बच्चे को प्रेत ने जकड़ रखा है, ये जीवित नहीं बचेगा। इस पर मेरे झाड़े और मंत्रों का भी कोई प्रभाव नहीं है, इसका जीवित बचना नामुमकिन है। और अगली रात इलाज न मिलने पर वो बच्चा नहीं बच पाया। अघोरी की बात सच होने जाने पर गांव वालों के मन में अघोरी के लिए भरोसा बढ़ जाता है और उस बच्चे की मौत के सदमे से कुछ दिन बाद उसकी मां भी मर जाती है। उस बच्चे की मां की लाश जंगल के रास्ते में मिलने पर उस जगह पर भूतों का साया होने की अफवाह फैल जाती है। गांव के लोग बात करते हुए कहते हैं, भाई देखो, वहां जंगल के रास्ते भूतों का साया घूमता रहता है। कोई भी शाम के बाद वहां जाए तो सतर्क रहे, किसी को भी वो अपना शिकार बना लेता है। अरे कल ही मैंने वहां अजीब साया देखा जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं तो किसी तरह जान बचा के भाग आया। खुले मैदान की तरफ जाने से लोग बेहद डरने लगते हैं। अघोरी वही रहने लगता है जिससे लोग वहां सिर्फ भेंट चढ़ाने आते हैं या सिर्फ अपनी समस्या सुलझवाने। कुछ समय पहले वो इलाका अंग्रेजों का था। वहां प्राइवेट विमान रखे जाते थे। ये जंगलों के बीच अब वीरान और गुप्त जगह बन चुकी थी। लेकिन कुछ समय पहले ही सरकार ने इस जगह को गांव तक रोड ले जाने वाली योजना में खोज निकाला। लेकिन वो पुराने विमानों का कबाड़ काफी समय से रखा था, जिसकी कीमत इस समय काफी ज्यादा हो गई है, जिसे खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आया करते हैं। लेकिन ये काम गुप्त तरीके से करा जाता है। अघोरी भी इन सब चीजों में शामिल होता है। इसी विषय में अघोरी चोरों से कहता है, देखो, मैंने गांव वालों के मन में खौफ और डर भर दिया है। वो लोग रात में तो क्या, दिन में भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी तुम लोग सतर्क रहना। कोई भी दिखे तो उसे किसी तरह डरा के भगा देना, पर मेरा हिस्सा देना मत भूलना। मुझे मेरा हिस्सा मिलता रहेगा तो तुम्हारा भी काम आसान होता रहेगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा। तुम बस उन्हें बेवकूफ बनाते रहो। ऐसा बोलकर अघोरी और चोर पार्टनर बन जाते हैं। वो चीजें बेचने और खरीदने में चोरों का साथ देता है। वो तंत्र विद्या करने का नाटक करता है और वहां पर गांव वालों का आना जाना दूभर कर देता है। जो भी वहां जाएगा देवता उससे नाराज हो जाएंगे और उसे उन प्रेतों से कोई नहीं बचा पाएगा। वो बीमारी से मर जाएगा, जैसे उस बच्चे और उसकी मां के साथ हुआ। किसी को भी इस रहस्य के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता। लोगों को लगने लगा था कि खुले मैदान पर भूत प्रेत का साया है। चोर भी इस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं और पुराने सामान और कीमती चीजों को वहां पर बेचा करते हैं। रात होते ही कोई उस फुटपाथ को पार नहीं कर पाता है। जो भी इस बात को जान लेता वो मारा जाता है। ये बिक्री ज्यादातर रात को होने लगती है, क्योंकि रात को गांव में से किसी की हिम्मत नहीं होती उस जगह को पार कर लेने की। बेहद ही खास लोग वहां पर गुप्त तरीके से लाए जाते हैं जो कि उस सामान को खरीदना चाहते हैं। धीरे धीरे उस जगह पर उन्हीं लोगों का कब्जा हो जाता है। जगत बंधु और राम बहादुर को भी उधर गुप्त तरीके से लाया जाता है। वो इतना कीमती सामान देखकर चौंक जाते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अरे कहाँ लाए हो भाई? बड़ी बढ़िया जगह लग रही है और इतना कीमती सामान तुम लोगों के पास कैसे आया? बहुत ही सुंदर, बढ़िया और टिकाऊ सामान लग रहा है ना राम बहादुर? हाँ दादा, बात तो सही है। मैं तो कहता हूँ अपना बिजनेस बढ़ा लेते हैं, वहां से सामान लेकर बहुत प्रॉफिट होगा दादा, समझ लो। लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता कि वो कहाँ खड़े हैं। राम बहादुर कहता है, अरे ये जगह कहीं देखी देखी नजर आती है। लेकिन उनमें से चोर उनको बहका देता है, अरे नहीं साहब जी, ये तो काफी दूर है। उस मैदान में तो कोई जाना भी नहीं चाहता। मैं आपको उस मैदान से उल्टी तरफ वाली सड़क से आपके घर सुरक्षित पहुंचा दूंगा। यहाँ से दोनों गांव काफी दूर हैं।
आप अकेले ना जाइएगा, मैं आपको छोड़ आऊंगा। वो चोर उनको बड़ी सावधानी से उनके घर पहुंचा देता है और जंगल का रहस्य ही रह जाता है। लगातार हो रही चोरी और लूटपाट के बाद सरकार सड़क निर्माण के साथ वहां पर 2 चौकीदारों को नियुक्त करती है। उन्होंने उस जगह के बारे में काफी समय बाद गौर किया। एक चौकीदार शक करते हुए दूसरे चौकीदार से कहता है, अरे मुझे लगता है इस गांव में कुछ और ही गड़बड़ है। भूत और प्रेत वाला मामला कुछ हजम नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। क्यों ना हमें जंगल में छानबीन करनी चाहिए, क्या कहते हो? हाँ भाई, चलते हैं। कल दिन में पता लगाते हैं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छानबीन में अंग्रेजों की जगह के बारे में पता चलता है और वहां से हो रहे गायब सामानों के बारे में भी शिकायतें आने लगती हैं। इन शिकायतों को ध्यान में रखकर इस सामान की सुरक्षा और निगरानी के लिए 2 और चौकीदार दिवाकर और गोविंद की नियुक्ति की जाती है। पहली रात को ही दिवाकर और गोविंद को उस इलाके के बारे में शक होने लग जाता है। वहां जंगली जानवरों का खतरा भी काफी ज्यादा है। दिवाकर सुबह उठकर फोन बूथ पर सूचना देता है, अरे यहाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ पर किसी तरह की निगरानी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। असल में वो दोनों भी उस जगह के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होते हैं। उनको कुछ दिनों तक कोई खतरा नहीं लगता जानवरों के अलावा, इसलिए वो रात को कभी कभी रुकने लगते हैं। अरे कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ सब ठीक ही तो है। हमें इतने दिन हो गए, कुछ देखने और सुनने को नहीं मिला। हाँ सही कह रहे हो तुम, यहाँ तो सब सही है। कहो तो अपन दोनों चुपचाप अपने गांव हो आए, थक गए हैं ड्यूटी करते करते। कुछ ही दिनों में वो बहुत बेपरवाह होकर अपनी नौकरी से इधर उधर होने लगते हैं और कई कई दिनों के लिए अपने अपने गांव चले जाते हैं। उनके बारे में गांव वालों को ज्यादा पता नहीं होता है, कुछ गांव वाले उनको पहले ही बता देते हैं। भाई आप भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगे, ये हमें पता है, लेकिन आप यहाँ पर सावधानी से रहो। वो प्रेत हर किसी को मार देता है। आप भी बचकर रहें या फिर यहाँ से चले जाएं। रात को तो यहाँ पर बिल्कुल भी ना रुकें। जब कई दिनों तक दिवाकर और गोविंद उस जंगल में नहीं आते तो लोगों को ये पूरा भरोसा हो जाता है कि वो दोनों अब नहीं बचे हैं। उनकी लाशें भी जंगलों में कहीं पड़ी होंगी, या तो उन्हें किसी जानवर ने मार दिया होगा या फिर उस प्रेत ने उनको खा लिया होगा।